हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका निशांत। आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 10। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए पहले भी पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Define respiration. The breakdown of glucose in the presence of oxygen for the release of energy is called respiration. फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 इसको एंजाइम्स ब्रेक करते हैं CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। यहाँ पे ATP की फुल फॉर्म हो जाएगी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार क्वेश्चन में 1 नंबर मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए फिर से देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी को रिलीज करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए एक और टर्म हमारे पास होती है ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग लगभग देखने में सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में तो सिर्फ ऑक्सीजन का अंदर लेना और बाहर निकालना ही होता है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का अंदर लेना, इसका यूटिलाइज करना और इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है रेस्पिरेशन। तो आपको यह बहुत ही ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर समझो कि ब्रीथिंग तो सिर्फ ऑक्सीजन का अंदर लेना, उसको यूज़ करना और हमारी बॉडी से नेसल कैविटी के द्वारा उसे बाहर निकालना इज कॉल्ड ब्रीथिंग। वेयर एज रेस्पिरेशन जो ये यहाँ पे दी गई है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द यूटिलाइज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक वर्ड आया है एंजाइम। तो एंजाइम आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल एक से एक टर्म, बारीक से बारीक बात आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो अगला वर्ड आता है हमारे पास डिफाइन एंजाइम। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटरेक्ट which break down the complex substance into simplest ones, which increase the rate of reaction many time inside the cell। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटरेक्ट। ये बायोलॉजिकल कैटरेक्ट होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज करने का काम करते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक वर्ड यूज हुआ है कैटरेक्ट, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो आइए जानते हैं कि डिफाइन कैटरेक्ट। These are the chemical substance which increase the rate of reaction by the decrease of activation energy। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सेल या फिर किसी भी रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन को तेज, यानी बहुत ज़्यादा टाइम उस रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और ये डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर आगे आइए जानते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज वर्क इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि एनर्जी की वो अमाउंट जो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज की जाती है एक वर्क करने के दौरान इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इस टर्म को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। तो आइए जानते हैं अगला हमारे पास आता है ऑटोट्रोपिक। देखिए मैंने आपको कार्ड यहाँ पे पहले भी बताया है कि ये ऑटोट्रोप्स अलग है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अलग है। जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन को कट कर दिया है। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की अभी ज़रूरत है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब डिपेंड, एन ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट इट्स विच प्रिपेयर इट्स ओन फूड
फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन या फिर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करना। इसका एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। तो आगे जानते हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ऑटोट्रोप्स का मतलब समझा दिया है, तो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी लगभग मिलते जुलते ही हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक में मुझे नहीं लगता कि कोई खास अंतर है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारे पास हो जाएगा कि ये न्यूट्रिशन का वो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को गेन करता है और उसे चेंज करता है कॉम्प्लेक्स फूड को गेन करता है और उसे सिंपलेस्ट फूड में, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयर आर ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के देख लीजिए, आपको ये फोटोपिक न्यूट्रिशन गिवन होगा, और जो कि इतना बारीक है जिसे आप एक पेंसिल लेके लाइन टू लाइन पढ़ने जाएंगे तब आपको मालूम होगा कि ये फोटोपिक न्यूट्रिशन आखिरकार ऑटोपिक न्यूट्रिशन का भाग है। वरना आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डायरेक्ट आपको बता दी जाती है। तो आगे ये फोटोपिक न्यूट्रिशन आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मात्र एक ही नंबर में आ सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2020-2021 के जो सेशन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके 50% MCQ अब की बार देने जा रही है CBSE। तो आपके लिए फोटोपिक न्यूट्रिशन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये मैं आपको आगे 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 आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिफाइन करूँगा। हाँ, अभी के लिए आप फोटोपिक न्यूट्रिशन को सिर्फ इतना समझिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का जो है भोजन बनाते हैं उसे फोटोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट्स जैसा कि आप जानते हैं CO2 H2O ये इनके लिए रॉ मटेरियल होते हैं, और ये बाद में क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, प्लस H2O। इसको बैलेंस करके आपको दिखाया गया है 6CO2 + 12H2O। फिर आगे यहाँ पर हमारे पास बन जाता है C6H12O6 + C6O2 + 6H2O। आगे फिर हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग। क्या रिप्रोडक्शन सर्वाइविंग करने के लिए ज़रूरी है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्शन सर्वाइविंग करने के लिए एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एबल नहीं होते रिप्रोडक्शन करने के, वो भी इस दुनिया में सरवाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आसपास में देखा होगा किन्नर, या फिर संस्कृत में हम बोल सकते हैं कि नपुंसकलिंग जो रिप्रोडक्शन करने के एबल नहीं होते, या फिर कोई व्यक्ति जो अपने घर बार को छोड़ देता है, वो भी तो सारी ज़िंदगी रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो यही बात हमारे पास यहाँ पर दी गई है, नो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये सिर्फ केवल लाइफ की कंटिन्यू बनी रहे इसी बात के लिए ज़रूरी है। ये एसेंशियल होता भी है और नहीं भी। बिना रिप्रोडक्शन किए इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है कि वाई डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, की जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स में क्यों नहीं हो सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारे सेल डिफरेंट फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। फिर सेल से मिलके टिश्यू, अपने टिश्यू का अलग 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 अपना फंक्शन होता है। फिर टिश्यू से मिलके ऑर्गन, हर ऑर्गन का भी अपना अपना फंक्शन होता है। तो ऑर्गन्स के ही मिक्सचर से बनता है हमारा शरीर, यानी ह्यूमन बॉडी। वही इसमें पूछा गया है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल क्यों नहीं है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, बट इन is not sufficient in multicellular organism, because in multicellular organism there are different cell present, and we know that different cell perform different functions, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होती है। यूनी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूनी का मतलब होता है ओनली वन, एंड सेलुलर का मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास ओनली वन ही सेल प्रेजेंट होती है तो वो यूनिसेलुलर होता है। तो एक सेल तो अपना सारा काम करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक परिवार में सिर्फ या तो एक ही व्यक्ति रहे या फिर बहुत सारे लोग रहे, तो बहुत सारे लोग तो अलग अलग काम करेंगे, लेकिन जिस आदमी का एक वो अकेला खुद ही परिवार है तो उसको तो अपने काम सारे ही करने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं। तो वही बात इस पे भी लागू होती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें सफिशिएंट होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल, यानी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं परिवार के डिफरेंट सदस्य से जो अपना अलग अलग काम करते हैं, और एक फैमिली को कंसिडर कर सकते हैं हम ह्यूमन बॉडी से, जो कि ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सो दैट डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट इन ह्यूमन बींग्स। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, और यहाँ तक भी देखा गया है कि ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह जैसे मैंने लिख रखे हैं वैसे डिफाइन करेंगे, और 1 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ आप ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, सिर्फ यही बात लिखेंगे। 2 नंबर में भी आप डिफाइन कर देंगे तो आपके नंबर कटने के कहीं भी कोई भी चांसेस नहीं रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आउटसाइड रॉ मटेरियल हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। हमारे पास ऑक्सीजन एनर्जी रिक्वायर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आता है फूड। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि फूड के बिना कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता, उसे फूड तो हर हाल में ही चाहिए होता है। फूड एज ए सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वाटर एज ए मीडियम ऑफ प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड मेटाबॉलिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी। और यहाँ पर वाटर भी बहुत ही ज़रूरी होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। आपको मैंने मेटाबॉलिज्म भी पहले ही बता दिया गया। इसके 2 पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो मैंने पहले की वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। उम्मीद होगी दोस्तों आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़बरदस्त ठोकिए, क्योंकि आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए एक से एक एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन और आपके लिए बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन आसान से आसान लैंग्वेज में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।